इस वीडियो लेक्चर में हम मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड्स की बाउंड्री कंडीशंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप इस चित्र में देख रहे हैं आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीडियम 2 से मीडियम 1 में ट्रेवल कर रही है। क्योंकि यहाँ केवल मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड है तो केवल μ1 और μ2 को ही कंसीडरेशन में लिया गया है, एप्सिलॉन को यहाँ पे कंसीडरेशन में नहीं लिया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम म्यू, एप्सिलॉन और सिग्मा तीनों को कंसीडरेशन में लेते हैं, जबकि मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड्स की बाउंड्री वैल्यू में हम केवल मीडियम के म्यू को कंसीडरेशन में लेते हैं। एक और चीज है, इस डेरिवेशन में हमने माना है कि वेव हमारी मीडियम 2 से मीडियम 1 में ट्रेवल कर रही है। अब वेव का जो कंपोनेंट है B2 और B1 से यहाँ शो किए गए हैं, इसको हम नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट में तोड़ लेते हैं। अब अगर हम इसको नॉर्मल कंपोनेंट में तोड़ेंगे, ये B2 और B2n के बीच में एंगल θ2 है, तो B2n क्या होगा? B2n इक्वल टू B2 cos θ2 और B2t इक्वल टू B2 sin θ2 होगा। इसी तरीके से आपका यहाँ पे भी उसी तरीके से हम निकाल लेंगे। B और H दो पैरामीटर्स यहाँ पे यूज होते हैं। B इक्वल टू μH होता है। अब क्या है यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाउंड्री वैल्यू की कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हम दो नियमों का इस्तेमाल करते हैं। एक गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड जिसमें B डॉट ds अक्रॉस द क्लोज इंटीग्रल इक्वल टू 0 होता है। दूसरा एम्पियर सर्कुलर लॉ होता है H डॉट dl इक्वल टू I इनक्लोज। इन दोनों नियमों की सहायता से हम बाउंड्री कंडीशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हमें गॉस इक्वेशन को पिल बॉक्स में अप्लाई करना है। पिल बॉक्स क्या है? देखिए यहाँ पे ये आपका छोटा सा पिल बॉक्स रखा है जिसका सरफेस एरिया डेल्टा S है। ये आपका एक क्लोज स्पेक्ट्रल एरिया दिया हुआ है जो कि कंटिन्यूअस है ABCD A के बीच में। ठीक है, पहले हम इसकी एनालिसिस कर लेते हैं। अगर इसकी हाइट बहुत छोटी लेते हैं तब क्या होगा? B1n डॉट डेल्टा S इक्वल माइनस B2n डॉट S इक्वल टू 0। ये हमने गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड से निकाला है। ये कैसे आया आप देख सकते हैं। इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी और इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। ठीक है, सरफेस एरिया की, जबकि वेव की डायरेक्शन जो है प्रोपगेशन दोनों कंडीशंस में ऊपर की तरफ है। इस कारण से आपका इस मीडियम में किसी एक मीडियम में आपका नेगेटिव साइन आ जाता है। तो हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो B1n माइनस B2n बराबर होंगे। अब B1n हमने क्यों लिया है? क्योंकि इसके साथ में डेल्टा S के वेक्टर के साथ में आपका नॉर्मल कंपोनेंट ही है। इस कारण से हमने इसको कंसीडरेशन में लिया है। तो क्या होगा? B1n डॉट डेल्टा S माइनस B2n डॉट डेल्टा S। यहाँ पे डेल्टा S की डायरेक्शन दूसरी है, इस कारण से नेगेटिव आया, इक्वल टू 0। तो B1n इक्वल टू B2n हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। एम्पियर सर्कुलर लॉ हमने इस छोटे से क्लोज लूप में अप्लाई किया है। जैसे कि मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स में उसी तरीके से यहाँ अप्लाई करना है। तो AB के एसोसिएट वेक्टर B1t है, BC हाफ के एसोसिएट वेक्टर माइनस B1n है क्योंकि नेगेटिव साइन इसलिए डायरेक्शन चेंज है। यहाँ पे भी माइनस B2n है। CD के एसोसिएट माइनस B2t है। DA के एसोसिएट आपका B2n और B1n है। अब हम लिख लेते हैं K डेल्टा ओमेगा। देखिए यहाँ पे करंट सरफेस करंट डेंसिटी दी हुई है, इस कारण से हमने K का इस्तेमाल किया। ठीक है, डेल्टा ओमेगा इक्वल टू H1t डेल्टा ओमेगा प्लस H1 डेल्टा H/2
प्लस H2n डेल्टा H बाई 2 माइनस H2t डेल्टा ओमेगा माइनस H2n डेल्टा H बाई 2 माइनस H1n डेल्टा H बाई 2। फर्दर सॉल्व करेंगे तो k ओमेगा इक्वल टू H1t माइनस H2t डेल्टा ओमेगा, H1t माइनस H2t बराबर k। फर्दर सॉल्व करेंगे b1t अपॉन म्यू1 माइनस b2t अपॉन म्यू2 इक्वल टू k। अगर आपका परपेंडिकुलर वेक्टर की फॉर्म में लिखना है इसको तो h1 माइनस h2 क्रॉस a n12 इक्वल टू k। ठीक है, यहाँ पे जो डायरेक्शन परपेंडिकुलर है उसको हम कंसिडरेशन में लेते हैं। अब मान लीजिए आपकी जो सरफेस पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है तो H1t इक्वल टू H2t हो जाता है। इस कारण से B1t अपॉन म्यू1 इक्वल टू B2t अपॉन म्यू t हो जाता है। अब क्या है, ये एंगल के कंपोनेंट में जैसे मैंने बताया B1n इक्वल टू कॉस थीटा 1 B1t इक्वल टू साइन थीटा 1। देख लेते हैं यहाँ पे फिर से फिगर में जाके, आप ये देख सकते हैं ये B2t और B2n है, तो B2n बराबर क्या होगा, B2 cos थीटा 2 होगा और ये उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है तो B2t इक्वल टू B2 साइन थीटा 2। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपका निकलेगा। ठीक, तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, B1 cos थीटा 1 इक्वल टू B2 cos थीटा 2, B1 साइन थीटा 1 अपॉन म्यू1 इक्वल टू B2 साइन थीटा 2 म्यू2। ये हमने जो निकाला है इस इक्वेशन से निकाला है और दूसरा हमने इस इक्वेशन से उसको निकाला है। ठीक है, दोनों इक्वेशनों का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। फर्दर सॉल्व करेंगे तो आखिर में आपको tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा 2 इक्वल टू म्यू1 अपॉन म्यू2 ये आता है। ये आपके बीएससी के और बीटेक के सेमेस्टर या ईयरली एग्जामिनेशन में एज अ डेरिवेशन पूछा जा सकता है। अगले लेक्चर में हम बाउंड्री वैल्यू की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को करेंगे इसी कॉन्सेप्ट के हेल्प से। समय देने के लिए धन्यवाद।